नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 30 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया है, तो जिस भी माध्यम के आप हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए। यहाँ पर है द इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, ये पूछा गया है। देखिए, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इन सब से भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, उससे ये प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बांग्लादेश की बात की गई है, अगर आप में किसी भी स्टूडेंट को ये ट्रिक पता होगा कि टाइम अप, तो आप आसानी से इस प्रश्न को सही कर लेंगे। टाइम अप, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टी से क्या है, त्रिपुरा है, टी से त्रिपुरा है। फिर रिवर्स चलिएगा, एम आई से क्या है, मिजोरम है। क्या याद रखना है, मिजोरम। और एम ई से क्या है, मेघालय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर ए की बात अगर हम करेंगे तो ए से असम हो गया और बी से वेस्ट बंगाल हो गया। तो टाइम अप से आपको याद रहेगा कि भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो यहां पर देखो, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहां पर मैप में अगर देखोगे तो ये आपको बांग्लादेश दिख रहा है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं, मैंने आपको बताया, एक जगह नोट कर लो। जब हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश के लिए आपको याद रखना है टाइम अब, ठीक है, ए बी। जहां पे टी से क्या है, त्रिपुरा है, एम आई से क्या है, मिजोरम है, एम ई से क्या है, मेघालय है, ठीक है, और ए से क्या है, असम, बी से क्या है, वेस्ट बंगाल। मैप में दिखा दूं आपको एक बार, ये देखो बांग्लादेश है, ये आपको मेघालय दिख रहा है, असम दिख रहा है, वेस्ट बंगाल दिख रहा है, ये त्रिपुरा हो गया ये वाला पोर्शन, और इधर आपका मिजोरम हो गया। क्लियर। चल, इसी तरीके से अगर हम म्यांमार की बात करें, म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, इसको याद करने का बेहतरीन तरीका है, आपको याद रखना है अरुणा, अरुणा मामी। अरुणा मामी अगर आपको याद है ना तो आप आसानी से बता लोगे। तो देखो, म्यांमार है तो यहां पर सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया सबसे पहला राज्य, ठीक है। इसके नीचे आपको नागालैंड दिखेगा, नागालैंड, तो अरुणा हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में यहां पर अरुणा का अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड हो गया। एमए से अगर हम देखेंगे तो ये आपका मणिपुर है, मणिपुर, और सबसे नीचे मिजोरम है। तो अरुणा मामी अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम अपने बॉर्डर को, अपनी सीमा को साझा करते हैं म्यांमार के साथ। इसी तरीके से यहां पर आपको भूटान दिख रहा है, भूटान के लिए आपको याद रखना है साब, ठीक है, SAAB, सब सब, ठीक है। तो ये क्या है, सिक्किम है, सबसे पहला एस से सिक्किम हो गया। फिर ए से क्या हो गया, असम और अरुणाचल प्रदेश, और बी से क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं, सब याद रखना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल। भूटान की बात मैंने की है। जब बांग्लादेश की बात करेंगे तो टाइम अब याद रखना है, टी से क्या है, त्रिपुरा है, एम आई से क्या है, मिजोरम है, एम ई से क्या है, मेघालय है, ए से क्या है, असम है, बी से क्या है, वेस्ट बंगाल है। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे म्यांमार की तो आपको याद रखना है अरुणा मामी, ठीक है। ए आर से क्या है, अरुणाचल प्रदेश, एन ए से क्या है, नागालैंड, एम ए से क्या है, मणिपुर, और एम आई से क्या है, मिजोरम। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको ये याद करा दिया। क्लियर ना क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखो, ट्रिक एक जगह लिख लो, ये सारे ट्रिक्स आपको एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। मैं फिर एक बार आपसे कहूंगी,
क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में बैठते हो ना, तो याद ही नहीं आता कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन से थे, अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है कि असम करता है कि मेघालय करता है कि मिजोरम करता है, सब कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन अगर ट्रिक याद रहेगी तो आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है। ध्यान दीजिए, प्रश्न बड़ा है तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहां पर आपको दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 की हम बात करेंगे। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1883। ठीक है। स्टेटमेंट 2 दिया गया है, वेद समाज वॉज एस्टैब्लिश इन कर्नाटक इन 1867। तो जो कि आपका दोनों ही स्टेटमेंट अगर ध्यान से आप देखेंगे तो गलत है। क्यों गलत है? जब हम भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की बात करते हैं, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो ये आपका एमजी रनाडे और रघुनाथ राव की देन है। ठीक है। एंड इट वाज फाउंडेड इन 1887, ये याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती यहां पर नहीं होंगे। दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? आर्य समाज की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोला था? बैक टू वेदास। ठीक है, बैक टू वेदास लिख लो, पेपर में प्रश्न बनता है। बैक टू वेदास किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था या किसने बोला था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का गठन किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर वेद समाज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कर्नाटक में स्टैब्लिश हुआ था 1867 में, जो कि आपका गलत है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1871 में। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर आपको गलत दिख रहे हैं। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन एक दोनों गलत है, तो बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर व्याख्या में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए। देखो, महादेव गोविंद रनाडे का नाम आपको याद रखना है, एमजी रनाडे का नाम, जिन्हें पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। 1887 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का जो गठन हुआ था ना, वो जो आपके सामाजिक मुद्दे थे उनसे रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। जैसे आपको पता है उस समय बाल विवाह, ठीक है, प्रचलित था। फिर उसके बाद जो विधवाएं थी उनका भी शोषण हुआ करता था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तो बहुत सी ऐसी कुरीतियां थी जो कि हमारे समाज में उपस्थित थी। तो उनको डिस्कस करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था 1887 में रघुनाथ राव के सहयोग से एमजी रनाडे द्वारा। इसको नोट कर लीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, जिसका कि गठन कब हुआ है? 1885 में हुआ है। तो ये पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी थी जिसमें कि पॉलिटिकल मुद्दों को डिस्कस किया जा रहा था केवल। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही हम कहते हैं सामाजिक मुद्दों को डिस्कस करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन हुआ, जिसमें जो सामाजिक मुद्दे थे उनको डिस्कस किया जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखो, यहां पर है, इस संगठन का अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। इस प्रमुख उद्देश्य में बहुविवाह, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का परित्याग करना था। तो सामाजिक मुद्दों को डिस्कस करने के लिए इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। किसने गठित किया था 1887 में? तो आपको एमजी रनाडे और रघुनाथ राव का नाम आपको याद रखना है। नोट करते चलिए एक जगह, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है। और ये भी पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में देखा जाता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही इनके भी अधिवेशन हुआ करते थे, कुछ समय तक साथ ही साथ इनके अधिवेशन हुआ करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल मुद्दों को राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करता था और ये सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करता था। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीजें देख लीजिए यहां पर, जो कि एमजी रनाडे से रिलेटेड आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है और पूछा जाता भी है। जैसे विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी? तो आपको याद रखना है, एमजी रनाडे द्वारा की गई थी विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना महाराष्ट्र में। ठीक है, उन्हीं की प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में किसका योगदान था? तो यहां पर भी आपको एमजी रनाडे का नाम याद रखना है।
ठीक है। चलो यहां पर देखो, सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में एमजी रनाडे एवं जीवी जोशी ने पूना में की थी। ये भी आप एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसके द्वारा की गई थी? एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा। तो परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखे हैं तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा गया है, पूना सार्वजनिक सभा से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। अब आप बस ऐसे करो, एक जगह एमजी रनाडे लिखो और लिखो एमजी रनाडे को पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। 1887 में इन्होंने राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया। 1870 के समय में अगर हम देखेंगे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, किसके साथ मिलकर? जीवी जोशी के साथ मिलकर। साथ ही साथ दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का भी श्रेय इनको दिया जाता है। प्लस एमजी रनाडे ने ही महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रोक के 2-3 बार आपको ये चीज बता रही हूं, क्योंकि यही छोटे छोटे प्रश्न जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप गलत करके चले आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, वेद समाज से रिलेटेड। अगर हम वेद समाज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? मद्रास में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में हुई थी। किसने की थी? श्रीधरलू नायडू ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है? वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी, 1871 में हुई थी। किसने की थी? श्रीधरलू नायडू ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो क्लास, कुछ प्रश्न को मैं थोड़ा रुक के ज्यादा टाइम देती हूं समझाने में। उसके पीछे का मकसद यही रहता है कि वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराऊं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप एक जगह नोट भी करते हुए चलिए। अभी आप जब पास्ट ईयर्स के पेपर्स को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, यहाँ पर जो एमसीक्यूज मैं लेकर आती हूँ वो कहीं ना कहीं उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पेपर मैं बना रही हूँ। मैंने पहले के टेस्ट में भी कहा है कि अगर कोई कह दे कि जो मैं पढ़ाती हूँ वही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो ये गलत है। ना मैंने पेपर बनाया है, ना मेरे पास ये अधिकार है मैं पेपर बनाऊंगी, ना मुझे पेपर पता है, मेरे पास कोई इतना बड़ा ज्ञान भी नहीं है। हाँ, हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देख के एक ट्रेंड को समझते हैं और उसी के अनुसार आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। और हम बताते हैं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, रिवाइज करके चले जाना। और अगर परीक्षा में वहां से प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझी को होती है। ये मैंने पहले के टेस्ट में भी कहा है। जब आप लोगों का एग्जाम के बाद मेरे पास मैसेज आता है कि थैंक यू मैम, जो आपने कुछ क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में इंपॉर्टेंट बताए थे उनमें से 10-12 प्रश्न पूछ लिए गए और मेरे 10-12 प्रश्न एकदम सही हो गए, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। एक जगह लिख लो, रिवीजन तो बार बार करने की आवश्यकता होती है जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। पढ़ के छोड़ देना तो फिर भूल जाओगे, लेकिन बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तभी वो दिमाग में बैठी रहेगी। अब चलो यहां पर देखो, इस प्रश्न को एजर्शन रीजन पे बेस्ड, आप ही में से स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्नों को इंक्लूड किया करिए, तो इंक्लूड किया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वाजी फेडरल। दूसरा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी, ठीक है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, एकदम सही है। अगर हम भारतीय संविधान को देखेंगे तो भारतीय संविधान जो है वो क्वाजी फेडरल है। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर के भी आपको फीचर्स दिखेंगे और यूनिटरी के भी, तो दोनों ही बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसने भारतीय संविधान को क्वाजी फेडरल बोला था। एक बार आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि किसने भारतीय संविधान को क्वाजी फेडरल बोला है, तो याद रखिएगा केसी व्हीलर ने। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है, जेनिंग का नाम दे देंगे, चर्चिल का नाम दे देंगे, तो यहां पर याद रखिएगा केसी व्हीलर द्वारा बोला गया है कि भारतीय संविधान जो है वो अर्ध संघीय उन्होंने बोला है, क्वाजी फेडरल बोला है। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया है संघीय ढांचे की जब भी हम बात करते हैं, हम फेडरल स्ट्रक्चर की जब भी बात करते हैं, तो यहां पर याद रखिएगा जो भी शक्ति है उसका वितरण है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर किसके किसके मध्य, स्टेट और सेंटर के मध्य।
सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो फेडरल स्ट्रक्चर का होता है वो होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यहाँ पर शक्ति का विभाजन, उसको आपका विभाजित किया रहता है कि ठीक है, स्टेट की अपनी शक्तियां हैं, सेंटर की अपनी शक्तियां हैं। अगर आप भारतीय संविधान को ध्यान से देखेंगे तो हमारे यहाँ स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची हमारे यहाँ है, ठीक है। और उन लिस्ट में सबके सब्जेक्ट्स मेंशन है कि इन सब्जेक्ट्स पे किसका अधिकार होगा, किसके पास पावर होगी लॉ बनाने का, रूल बनाने का, स्टेट के पास होगी कि संघ के पास होगी कि समवर्ती, दोनों बना सकते हैं, ये बोला गया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर डुअल पॉलिटी होती है। डुअल पॉलिटी मतलब राज्य भी है और संघ भी है, जैसा हम भारत में देखते हैं, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है, हमारा संविधान लिखित है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कहते हैं कि सबसे किसकी सुप्रीमेसी होगी, संविधान की सुप्रीमेसी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी स्ट्रांग है या लेजिस्लेचर स्ट्रांग है या फिर एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग है, नहीं, सबसे शक्तिशाली कौन है, संविधान है। केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति हम संसद को देते हैं, पार्लियामेंट को देते हैं, लेकिन जो मूल्य ढांचा है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संविधान के जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। फिर डिवीजन ऑफ द पावर, डिवीजन ऑफ पावर की हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, हमने 7 शेड्यूल में हम देखते भी हैं। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंटर स्टेट तो जुडिशरी का रोल उसमें होता है, ठीक है। चल, तो ये याद रखिएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो उसमें हम संघीय विशेषताएं देखते हैं, फेडरल फीचर्स देखते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि कब हम यूनिटरी हो जाते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि स्टेट का संविधान अलग है और सेंटर का संविधान अलग है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है ना कि स्टेट का संविधान अलग है, सेंटर का संविधान अलग है, नहीं। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, जो हमारा सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम बात करते हैं कि कभी भी डिस्प्यूट होता है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, तो जो सेंटर है उसका डिसीजन प्रिवेल करेगा। साथ ही साथ आपको पता है कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके ना ही संघ सूची में होते हैं, ना ही राज्य सूची में होते हैं, ना ही समवर्ती सूची में होते हैं, वो आपके रेसिड्यूरी, ठीक है, उसमें होते हैं, तो यहां पर लिस्ट में होते हैं, मतलब कहीं पर भी ये सब्जेक्ट्स नहीं मेंशन है। तो उन सब्जेक्ट्स में लॉज बनाने का अधिकार किसके पास होता है, किसके पास रेसिड्यूरी पावर होती है, सेंटर के पास। हमारा सेंटर जो है वो ज्यादा मजबूत है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ऑल इंडियन सर्विसेज की बात करें, यहां पर भी किसके पास अधिकार है, अगर हम देखें राज्यसभा की हम बात करते हैं तो सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है। इमरजेंसी प्रोविजन की बात करते हैं, आपको पता है ना कि जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो क्या होता है, सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट। तो इमरजेंसी के समय ये याद रखिएगा, जब इमरजेंसी होती, आपातकाल जब लगता है, आपातकालीन स्थिति जब होती है, इमरजेंसी लगती है, तो कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो आपका यूनिटरी स्ट्रक्चर में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ये इमरजेंसी वाला प्रोविजन जरूर याद रखिएगा क्लास, ठीक है। और पार्लियामेंट के पास पावर होती है स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करने की, ये भी याद रखिएगा। और हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कहूँ आपसे कि मैं तो उत्तर प्रदेश की नागरिक हूँ, नहीं, हम कहीं पर भी खड़े होंगे तो हम कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जब हम यूएसए की बात करते हैं, ठीक है, यूएसए भी क्या है, एक फेडरेशन है, ठीक है, कई स्टेट मिलकर एक साथ उन्होंने एक फेडरेशन का फॉर्मेशन किया है, तो वहां पर भी डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम यूएसए की बात करते हैं वहां पर जो सिटीजनशिप होती है वो डुअल सिटीजनशिप होती है, जो सिटीजन है वहां के वो स्टेट के भी सिटीजन है और सेंटर के भी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और स्टेट के पास जो पावर है वो स्ट्रांग है, वो कभी भी अलग हो सकती है सेंटर से। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो कभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड ये नहीं कह सकता है कि भाई हम तो अलग राज्य बनेंगे, हटो हम उत्तर प्रदेश, अरे हम भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। हमारे यहाँ भले हम फेडरल संघीय ढांचा की बात करते हैं,
ठीक है, हमने डिवीजन ऑफ पावर की बात की है, लेकिन अभी भी हमारा जो सेंटर है वो ज्यादा मजबूत है। कोई भी राज्य आकर ये नहीं कह सकता है कि हम एक अलग देश बनेंगे या हमें भारत से अलग होना है। किसी के पास भी ये पावर नहीं है, किसी भी स्टेट के पास, ये याद रखिएगा। तो स्ट्रॉन्ग कौन है? सेंटर है, इसीलिए हम कहते हैं यूनिटरी बायस है। ठीक है, तो दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अगर डाउट होगा ना क्लास, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूं एक एक लाइन आपको समझ में आ जाए। मैं इस चीज को मान के चलती हूं, और अगर आपके दिमाग में प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो इसका मतलब आप ढंग से पढ़ नहीं रहे। ठीक है, आविष्कारों की जननी होती है ना प्रश्न पूछना। जब आप प्रश्न पूछेंगे तभी एक नया आविष्कार होगा। तो प्रश्न नहीं मन में बन रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा और पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहती हूं कि अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको बताना कुछ और चाह रही हूं, मुझसे कुछ और निकल जाए और समझ कुछ और आ जाए। तो उस कंडीशन में तो अवश्य प्रश्न पूछ लिया करिए। तो कहीं पर भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। अब इस प्रश्न को देखो, यहां पर क्या प्रश्न पूछा गया है, इसको पढ़ लो। कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मल्लिकार नार्य ने भाव चिंता रत्न, यहां पर ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास। यहाँ एक मिनट, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मल्लिकार ने भाव चिंता रत्न एवं वीर शैवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे हैं, ये पूछा गया है। तो ये कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। यहां पर डी आपका सही उत्तर है। अच्छा, यहां पर जब हम कृष्णदेव राय की बात कर रहे हैं तो कृष्णदेव राय ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका की नाम है अमुक्त माल्याद। इसकी रचना इन्होंने तेलुगु में की थी। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको भी एक जगह नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न को देखो, पांचवें प्रश्न को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेट जीरो टारगेट फॉर 2050। ठीक है, 2050 के नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं पूछा गया है। कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्रश्नों को देखिए। यहां पर इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। ठीक है, यहां पर बोला गया है जो एमिशन है कार्बन का, अगर हम देखें नेट जीरो, तो उसको हमें शून्य करना है, जीरो करना है 2050 तक। दूसरा दिया गया है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसेस का निकारण तथा अवशोषण से होगी। ठीक है, यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इट मींस इट स्टेटेड दैट अ कंट्री एमिशन विल बी ऑफसेट बाय द रिमूवल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब देखो, ये प्रश्न देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कुछ बच्चों को कि नेट जीरो बाय 2050 है क्या यहां पर। तो अगर मैं आपसे कहूं ग्रीन हाउस गैसेस की बात करूं, तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपको पता है कार्बन है, मीथेन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, वाटर वेपर भी है। और खासकर अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो एयर इज अ मिक्सचर। ठीक है, एयर में अगर हम देखें तो हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 0.033% अप्रोक्सीमेटली है, आपको पता है। हम और आप, मेरे और आपकी बात किया जाए यहाँ पर, तो हम लोग जब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम क्या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, ये पता है। जितने भी आपके एनिमल्स हैं, जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। मानोगे बात? ठीक है। बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, आग जला रहे हो, कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। मानोगे बात? सही है। जब अनाज लगा रहे हो, चावल की खेती कर रहे हो, कौन सी गैस आपकी रिलीज हो रही है? मीथेन रिलीज हो रही है। मानोगे? तो अब मुझे ये बताओ कि 2050 तक क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम
जो उत्सर्जन है, जो एमिशन है, उसको जीरो कर दें। एमिशन को जीरो करना क्या पॉसिबल है? एमिशन को जीरो करना तब पॉसिबल होगा जब हम लोग खुद को भी मार दें। मारोगे खुद को? नहीं मारोगे ना क्लास, मैं बस आपको सोचवा रही हूं, सोचिए इस चीज को आप। यहां पर क्या लिखा? इट मींस दैट द कंट्री विल हैव टू ब्रिंग इट्स एमिशन डाउन टू द जीरो बाय 2050। इज इट पॉसिबल कि किसी भी देश में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है वो जीरो हो जाए? नहीं। ठीक है, अगर आप पॉल्यूशन जनरेट भी ना करें, आप सारी अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या व्हीकल जो गाड़ी चली सबको रोक भी दें, तब भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा। तो एकदम जो एमिशन है उसको जीरो कर देना तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इट मींस इट स्टेट दैट अ कंट्री एमिशन विल बी ऑफसेट बाय द रिमूवल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हाँ, ये पॉसिबल है कि जो एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का हो रहा है उसको हम कम करें। ठीक है, एलिमिनेट नहीं करें, एमिशन को रिड्यूस करें, और कुछ ऐसे प्रोसेस को हम लगाएं, जैसे हम एफॉरेस्टेशन की बात करें, पेड़ लगाने की बात करें, ताकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही ये पेड़ उसको क्या करे? एब्जॉर्ब भी करे। ठीक है, तो हम एब्जॉर्प्शन और रिमूवल की बात कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से एलिमिनेशन की बात नहीं कर सकते। होप आपको समझ में आ गया हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो 2 है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। 2050 के नेट जीरो से अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसेस का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। ठीक है, रिमूवल और एब्जॉर्प्शन की बात की गई है, पूरी तरीके से एमिशन को खत्म करने की बात नहीं की गई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा ये क्या प्रश्न है। विच चाल्कोलिथिक साइट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ बारामीर। ठीक है, बारामीर का जन्म स्थली क्या है? यहां पर आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूं। 6वें प्रश्न का उत्तर दीजिए क्लास। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है कायथा। ठीक है, जिससे कि कपिथा भी कहा जाता था पहले। बी आपका सही उत्तर है यहां पर। प्राचीन काल के महान गणितज्ञ वारामिहिर का जन्म स्थान जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कायथा, जिसे कपिता गांव में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलो, अच्छा यहां पर ये भी याद रखिएगा, बृहत संहिता पूछा जाता है किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी रचना है? तो वारामिहिर की। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, विच लिविंग टिश्यू एक्ट एज अ कैरियर ऑफ बायोन्यूट्रिएंट इन हाइयर प्लांट। प्लांट की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स में हम जाइलम और किसकी बात करते हैं? फ्लोएम की बात करते हैं। ठीक है, जो जाइलम है वो वाटर को कैरी करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और जब हम फूड की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं, तो यहां पर किसका रोल होता है? फ्लोएम का। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। आसान प्रश्न होते हैं लेकिन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो चलो बताओ, यहां पर सौच दिया गया है, मैनपुरी सॉरी क्लास, शेखा झील एक्सक्यूज मी ठीक है, यहां पर सौच झील दिया गया है मैनपुरी। ठीक है, शेखा झील दिया गया है अलीगढ़, बखीरा झील दिया गया है संत कबीर नगर, और सरसई झील दिया गया आगरा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहां पर सरसई, सई है ना, साई है ना, साई, तो साई किस पर बैठते थे? ईटा पे बैठते थे। ठीक है, तो वहां पे इटावा होगा ना कि आगरा होगा, तो ये वाला आपका गलत है। डी आपका सही उत्तर होगा और सब सही है। यहां पर देख लो, सौच झील मैनपुरी में ही है, शेखा झील अलीगढ़ में है। बखीरा झील की हम बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा था, याद कर लो कि संत कबीर जी को खीरा खाना पसंद था, तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि संत कबीर नगर में है बखीरा झील। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको सरसई बताया था, सरसई झील में सई है, तो याद रखिएगा साईं बाबा जो थे वो उनको ईटे पे बैठना पसंद था, तो इटावा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तरफ आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, आपको इसे मैच करना है। तो देख लो एक बार, कैलाशनाथ टेम्पल की बात की गई है, लिंगराज की बात की गई है, कंदरिया महादेव टेम्पल की बात की गई है, और
दिलवाड़ा टेम्पल की बात की गई है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। कंदरिया महादेव टेम्पल की अगर हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश खजुराहो में है। ठीक है, सी का सेकंड 2 जगह दिया गया है। चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो दिलवाड़ा टेम्पल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, माउंट आबू में है। ठीक है, तो डी का 3rd हो गया। कैलाशनाथ टेम्पल की अगर हम बात करेंगे तो ये कांचीपुरम में है और लिंगराज कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। ठीक है, तो उत्तर क्या सही हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लो, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, लिंगराज भुवनेश्वर, कंदरिया महादेव खजुराहो, दिलवाड़ा माउंट आबू। आगे बढ़े, इस प्रश्न को देख लो। यहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार, बारह गुंबद, लोधी गार्डन में, तुगलकाबाद फोर्ट। अब तुगलकाबाद फोर्ट है तो समझ में आ रहा होगा किसके समय में है। फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करेंगे तो ये अकबर के समय में है। ठीक है ना, मुगल। तो कुतुब मीनार आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये तुगलक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। ठीक है, तो यहां पर सबसे लास्ट में तो आपको हिंट मिल गया होगा कि मुगल डायनेस्टी वाला होगा, क्योंकि बाद में आई है ना, तो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा 4। अब आगे का लगाओ। तुगलकाबाद फोर्ट दिया गया है, बारह गुंबद, लोधी गार्डन दिया गया है जो कि लोधी के समय में आपका बना है। ठीक है, और फिर आपको आखिरी में क्या दिया गया है, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4। यहां पर देखो, ये चीज तो आप आराम से एलिमिनेट कर लिए होंगे कि फतेहपुर सीकरी जो है वो तो अकबर के समय में है। ठीक है, अकबर जो है वो मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहां पर आपको 4 तो जैसे आप करोगे ये कट जाएगा। फिर यहां पर देखो 3 कुतुब मीनार की जब हम बात करते हैं, कुतुब मीनार की देखो, पहले टिक लगा लो। यहां पर आपका सही उत्तर बी है। ठीक है, बी है। अब यहां पर ध्यान दो, एक एक चीज मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। कुतुब मीनार की जब हम बात करते हैं तो बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये पता है ना, परीक्षा में ये प्रश्न बनता है कि किसने कुतुब मीनार बनवाई थी, तो यहाँ पे याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसकी याद में, किस सूफी संत को उन्होंने उसको वो किया था, स्मृति में बनवाई थी, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था। ठीक है, बड़ा गुंबद दिल्ली के लोधी उद्यान में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के। लेकिन ज्यादातर क्रोनोलॉजिकल प्रश्न अब देखने को मिलते हैं कि आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो आपको पता है अकबर ने इसका निर्माण कराया था और बाद में इसे अपनी राजधानी भी बनाई थी फतेहपुर सीकरी में। यहीं पे फतेहपुर सीकरी में ही क्या है, सलीम चिश्ती दरगाह है। बोला जाता है ना कि इनके जो पुत्र थे वो मानते थे अकबर की सलीम चिश्ती दरगाह, उसी के लिए उनके जब पुत्र की प्राप्ति हुई, उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो वहां पे सलीम चिश्ती दरगाह का निर्माण इन्होंने कराया है। आप जाएंगे फतेहपुर सीकरी देखने तो आपको वहां पर दिखेगा भी। ठीक है, चलो अच्छा, बुलंद दरवाजे का भी निर्माण वहां पर फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को मिलता है। पंचमहल देखने, अच्छा फतेहपुर सीकरी में आपको पंचमहल देखने को मिलता है, बुलंद दरवाजा देखने को मिलता है, सलीम चिश्ती दरगाह देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, गुजरात विजय के बाद इन्होंने बुलंद दरवाजे का बनवाया था। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया है, बोलते बोलते शब्द गायब हो जा रहे हैं। चलिए, ठंड बहुत है तो दिमाग में भी थोड़ा ठंड लग जा रही है। चलो इस प्रश्न को आप देखो, यहाँ पर असल में फतेहपुर सीकरी बता रही हूँ आपको और दिमाग में चल रहा है कि बचपन में पापा लेके गए थे तो वो याद आ रहा है, तो बोलते बोलते चीज़ें दिमाग में रुक जा रही है। अच्छा हाँ, वहाँ पे जब छोटे थे तो गए थे तो फतेहपुर सीकरी देखने, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सलीम चिश्ती दरगाह भी, तब उस समय दरगाह के अंदर भी जाना अलाउड था, अब तो शायद बंद कर दिया गया है। बुलंद दरवाजा देखिए, तो जैसे मम्मी पापा बताते हैं ना कि बेटा ये देखो ये बुलंद दरवाजा है, जब गुजरात विजय प्राप्त की तब उन्होंने बनवाया था। ये पंचमहल है, उसमें पंचमहल भी बंद कर दिया गया था, ऊपर जाना अलाउ नहीं था। तो वो सारी स्मृतियां दिमाग में आ रही थी, जिसकी वजह से आपको पढ़ाते समय मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे साथ भी ये सारी चीजें होती है कि हम स्मृतियों में चले जाते हैं।
तो इस प्रश्न को अब देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू जनरेट द अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात की गई है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है यूवी रेस को जनरेट करने के लिए? तो ABCD में से आपका जो सही उत्तर है वो है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो C आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट है? आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अर्थ का, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जब पृथ्वी का टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर के पिघलने से जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है जो कोस्टल जो आपकी कंट्रीज हैं, ठीक है, या कोई सिटी आपके कोस्ट पर है, तटीय क्षेत्र पर है, तो वो डूब रही है, क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है तो वो सब डूब जा रही है। ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, जो तटीय क्षेत्र है वो पानी में सबमर्ज्ड हो जा रहे हैं। तो देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट है। राइजिंग सी लेवल है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है, ठीक है, स्प्रेड ऑफ डिजीज भी है, बिल्कुल सही है। जो वेक्टर्स है, जो जैसे मॉस्किटोज या कोई भी आपके इंसेक्ट है जो कि डिजीज को स्प्रेड कर रहे हैं, उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ती है और उसके कारण डिजीज भी आपकी बहुत आसानी से स्प्रेड होती हैं, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग, कोरल रीफ ब्लीचिंग ये भी है, ठीक है। जो कोरल्स हैं यहाँ पर आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब हम कोरल्स की बात करते हैं यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो होती है कोरल्स और जूज़ैंथली के बीच में, ठीक है। जो जूज़ैंथली है वो एल्गीज हैं जो कि कोरल पे रहती हैं और यही इन कोरल्स को कलर देती हैं। इन्हीं जूज़ैंथली के प्रेजेंस के कारण, इन एल्गीज के प्रेजेंस के कारण कोरल आपको रंग बिरंगे दिखते हैं। लेकिन जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो एल्गीज हैं वो कोरल्स को छोड़कर चली जाती, मतलब हट जाती हैं, जिसकी वजह से ये कोरल्स आपको व्हाइट अपीयर होने लगती हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। और जब ये एल्गीज इन कोरल्स को छोड़ के जाती हैं तो ये जो कोरल्स हैं वो सरवाइव भी नहीं कर पाते हैं, ये भी बात है। तो ये चारों फिनोमिना होगा, तो डी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न ना क्लास यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये एक पास्ट ईयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये IAS प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया प्रश्न है। If the phytoplankton in an ocean were to be completely destroyed for some reason, what would be the consequences? ठीक है, जो यहाँ पर पादप पलवक हैं, मतलब फाइटोप्लैंक्टॉन्स, आपको पता है जब हम प्लैंक्टॉन्स की बात करते हैं, प्लैंक्टॉन्स मतलब हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब यहाँ पर जू शब्द लग जाता है, जू, जिसको कि हम जू प्लैंक्टॉन्स कहते हैं, तो मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स की बात करें, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स की बात करें। जू मतलब क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, ठीक है। और यहीं पर जब शब्द लग जाता फाइटो तो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, ठीक है, जो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसकी बात कर रहे हैं क्लास, हम माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, द ओशियन रोल एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ध्यान दीजिए, जो ओशियंस है ना उन्हें हम कार्बन सिंक कहते हैं, उन्हें हम ब्लू कार्बन सिंक कहते हैं, ब्लू सिंक कहते हैं। आप लिख सकते हो, परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए, ब्लू सिंक हम कहते हैं। क्यों हम इन्हें सिंक कह रहे हैं, क्योंकि जो ओशियंस हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर रहे हैं। ओशियंस में जो ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम इन्हें सिंक कहते हैं। और ओशियन है, पानी है, ब्लू है, इसलिए इसे ब्लू सिंक कहा जाता है। तो अगर पानी से, अगर ओशियन से ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स आपके खत्म हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ओशियन का जो रोल है एज अ कार्बन सिंक, वो भी आपका एडवर्सली अफेक्टेड होगा, उसका वो रोल भी अफेक्टेड होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टॉन्स ही तो जो हैं वो ओशियंस के अंदर क्या करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्व करते हैं। ये चीज क्लियर है। फिर देखो, ओशियन फूड चेन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। हाँ बिल्कुल सही है, ओशियन में जो फूड चेन है, जिसमें ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है वही प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वही प्रोड्यूसर्स हैं। अगर वो खत्म हो गए, ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स खत्म हो गए, तो जो जू प्लैंक्टॉन्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं जो कि इन प्लांट पर सर्वाइव करते हैं, वो भी धीमे धीमे खत्म होने लगेंगे। और जब जू प्लैंक्टॉन्स खत्म होंगे तो जो स्मॉल फिशेज हैं, जो जू प्लैंक्टॉन्स को खाकर अपना पेट भरते हैं, वो भी मरने लगेंगी। छोटी छोटी मछलियां मरेंगी तो बड़ी मछलियां भी मरेंगी। तो पूरी जो खाद्य, ये आपकी खाद्य श्रृंखला है, ये आपकी अफेक्टेड होगी, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, फूड चेन अफेक्टेड होगा। द डेंसिटी ऑफ द ओशियन वाटर वुड डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, नहीं ये गलत है। डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर जो है वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे नहीं डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और सैलिनिटी पे, ठीक है, कि नमकीन पानी है कैसा, इस पे डिपेंड करता है डेंसिटी, टेम्परेचर पे और सैलिनिटी पे। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स के खत्म होने से उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 1 और 2 आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या सही उत्तर है, 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए, 14th प्रश्न। विद रेफरेंस टू द सेंसस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है। यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट एट ऑल इंडिया सेंसस वाज मेड इन 1872। ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। यहां पर बोला गया है 1872 में पहली अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया 1881 में 10 वार्षिक जनगणना नियमित रूप से की जा रही है 1881 से। तो आपको बताना है यहां पर कि सही उत्तर आपका क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों ही जो दिए गए हैं स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। 1872 की जब हम बात करेंगे तो पहली अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास किया गया था, बिल्कुल सही है, लॉर्ड मेयो के समय, ये याद रखिएगा। और 1881 में 10 वार्षिक जनगणना नियमित रूप से की जा रही है, किसके समय से, रिपन के समय से। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ब्रिटिश भारत में जो पहली जनगणना थी वो 1872 में हुई थी, किसके समय में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ये याद रखिएगा। और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतकाल पर जनसंख्या आपकी कैलकुलेट हो रही है, ठीक है, सेंसस की बात हम करते हैं। चलो अगला प्रश्न हम देखें। इस प्रश्न को देखिए, ISFR 2023 के अनुसार भारत के पहाड़ी जिलों में ISFR 21 की तुलना में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में प्रश्न, तो यहां पर ध्यान रखिएगा 234.14 की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर क्या बोला गया है, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड आपको बताना है चीजें कि दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ कैली, कोलंबिया। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज पीस विद नेचर एंड कोलंबिया विल होस्ट द प्रेसिडेंसी अंटिल 2026। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है ए। क्यों ए है, देखिए क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न पढ़ लिया करिए। इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की बात यहां पर की गई है। सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ शांति था, ये भी बिल्कुल सही है। 2026 तक कोलंबिया इसकी अध्यक्षता करेगा, ये आपका गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि कोलंबिया इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा अर्मेनिया, ये ध्यान रखिएगा। कौन इसकी अध्यक्षता करेगा 2026 तक, अर्मेनिया करेगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं फिर कहूंगी आपसे। इस प्रश्न को देखो, यहां पर क्या बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रामसर साइट इन इंडिया। तो बताओ, यहां पर उधवा लेक जो है वो झारखंड में है और उसे रामसर साइट में जोड़ा गया है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि सिक्किम का पहला रामसर स्थल जो है वो खेचे ओपलरी है, ठीक है, खेचे ओपलरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेटलैंड को जोड़ा गया है और बोला गया है कौन सा असत्य है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सत्य है। झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया है, एकदम सही है, ठीक है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल जो है वो खेचे ओपलरी वेटलैंड है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नामीबिया, चिली, थ्रू विच ऑफ द अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है, तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, 23.5 डिग्री
साउथ की, ठीक है। तो बताइए यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नामीबिया और चिली कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी पास होती है? तो ये चारों देशों से पास होती है। डी आपका सही उत्तर है। यहां पर एक बार मैं आपको दिखा देती हूं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो देखो ये चिली है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे आपको दिख रहा है, ठीक है, इधर नामीबिया दिख रहा है, ठीक है, बोत्सवाना दिख रहा है, साउथ अमेरिका दिख रहा है, अरे सॉरी साउथ अफ्रीका दिख रहा है, ठीक है, अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका, फिर ये मेडागास्कर और इधर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है क्लास? तो देख लो ये क्या है, ये चिली है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है, ब्राजील है, ठीक है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, मेडागास्कर है और क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर? चलो, ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना है पीक और माउंटेन रेंज के बारे में आपको बताना है। नमचा बर्मा की हम बात करेंगे, नामचा बर्मा की, तो ये गढ़वाल हिमालय में, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में, नोकरेक सिक्किम हिमालय में। नोकरेक अगर आपने पढ़ा होगा तो नेशनल पार्क हम नोकरेक पढ़ते हैं, जो कि कहां पर है, मेघालय में है। नोकरेक मेघालय में है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, यहीं से आप इसको कर सकते हैं, तीसरा आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नोकरेक मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया ये कहां पर है, ये भी मेघालय में है। और इन स्थानों पे कुछ ट्राइब्स जो पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतिया, वो भी मेघालय में ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए होगा। अरे सॉरी, ध्यान दीजिए, यहां पर आपका सही उत्तर जो है, ध्यान दीजिएगा क्लास, वो क्या है, तीसरा आपका गलत हो गया। अब बचा नामचा बर्मा और नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय में है, तो बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। नामचा बर्मा जो है वो असम में है, ठीक है, असम हिमालय रीजन में है। इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा हौच पौच है, लेकिन आपको दिखेगा। जो चीज बताने जा रही हूं उसको एक जगह नोट डाउन करते हुए चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में प्रश्न बनता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आपको दिख रहा है कैराकोरम रेंज, ठीक है, ये कैराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ठीक है। कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये ट्रांस हिमालय में आते हैं, ठीक है। फिर आप इधर की तरफ ये आपको हिंदुकुश रेंज दिख रही है, ये, ठीक है। इधर आप पूछा जाता है गारो खासी जयंतिया, ये हिल्स हमें कहां मिलते हैं, ये हमें मेघालय में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है डफला के बारे में पूछा जाता है, मिखिर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, एबोर हिल्स, ये सब लिख लो, मिश्मी हिल्स, ठीक है। ये सारे हिल्स आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिख रहे होंगे। यहां पे जो पॉइंट बता रही हूं अभी, इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको बताऊंगी, लेकिन ध्यान देना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की मैं बात कर रही हूं क्लास यहां पर। तो गारो खासी जयंतिया जो ये हैं, ये आपको कहां पर मिलते हैं, ये हिल्स ये मेघालय में मिलते हैं। लिखो गारो खासी जयंतिया, ठीक है, मेघालय, ठीक है। और यहीं पर आपको याद क्या रखना है कि गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स भी आपको इन्हीं हिली रीजन्स में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम मिरी की बात करें, डफला की बात करें और एबोर की बात करें, मैं लिख दे रही हूं यहां पर, ध्यान देना, मिरी, डफला और एबोर, ठीक है। ये कहां पर है, ये सारे अरुणाचल प्रदेश में हैं। क्लास पूछा जाता है इसलिए बता रही हूं, बार बार परीक्षा में रिपीट हो जाती है कि मिरी हिल्स कहां पर है, डफला हिल्स कहां पर है, एबोर हिल्स कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, ठीक है। यहां पर मिश्मी भी याद रखिएगा आप, मिश्मी भी याद रखिएगा। अच्छा, अगर मिकिर पूछ लिया जाए, मिकिर हिल कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे, ये असम में है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मिरी और मिरी, MIRI, मिरी और मिश्मी की जब हम बात करेंगे, मिश्मी की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन जो मिकिर है, मिकिर के आ गया बीच में, मिकिर ये असम में है। इसी में ज्यादातर स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो मिरी और मिश्मी कहां पर है, जल्दी से बताओ, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इधर मिरी है, उधर मिश्मी है।
लेकिन जब हम के वाला मिकिर की बात करेंगे तो वो कहां पर है, वो असम में है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आप याद रखिए नागा हिल्स कहां पर है, तो नाम से ही क्लियर है, नागा हिल्स नागालैंड में है। ठीक है, और लुसाई, लुसाई कहां पर है, लुसाई हिल्स कहां पर है, ये मिजोरम में है, इसको भी नोट कर लो, लुसाई हिल्स मिजोरम। ठीक है, गारो खासी जैंतिया मेघालय, मिरी डफला एबोर मिश्मी अरुणाचल प्रदेश, यहां पर पटकई बूम भी लिख लो एक जगह। ठीक है, फिर इसके बाद नागा हिल्स नागालैंड में, लुसाई मिजोरम में, और मिकिर कहां पर है, असम में है। नोट कर लो, परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं, चाहे आरओ की बात करो, चाहे यूपीपीसीएस की बात करो, चाहे बिहार के एग्जाम्स की बात करो, चाहे बीईओ की बात करो, पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में प्रश्न, इसलिए बता रही हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहां पर आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। हंटर एजुकेशन कमीशन 1882, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, सर्जन एजुकेशन प्लान 1950 और हरतोंग कमिटी 1929। अगर आप सर्जन प्लान जो है वो आपका 1915 नहीं है, ये 1944 है। ठीक है, तो सी आपका गलत है। यहां पर देख लो सर्जेंट योजना जो है वो 1944 है। वुड डिस्पैच, हंटर, ठीक है, फिर यहां पर रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना 1847 में हुई है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया है। सैडलर कमेटी 1917 में आई है। काशी विद्यापीठ का गठन 1921 में, ठीक है, हरतोंग कमेटी 1929 और सर्जेंट योजना 1944। इसको एक जगह नोट डाउन कर लो, परीक्षा में प्रश्न बनता है। यहां से जो पॉइंट्स बता रही हूं वो महत्वपूर्ण हैं। वैसे मैंने आपको बताया था एक ट्रिक याद करने का तरीका कि एजुकेशन कमिटीज कौन कौन सी थी ब्रिटिश एरा में, तो चार्ल्स हंटर वुड, ठीक है, वुड, देखो चार्ल्स वुड हंटर, इस तरीके से आपको याद करना था कि सबसे पहले वुड डिस्पैच हो गया, फिर हंटर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद इट हर्ट सर्जन, फिर हरतोंग कमिटी हो गया, यहां पर दिया हरतोंग कमिटी, फिर सर्जन कमिटी। तो ये ट्रिक मैंने पहले के टेस्ट में आपको बताया है कि अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देगा तो बस आपको ऐसे सोचना है कि कोई आदमी है चार्ल्स जो कि हंटर है, ठीक है, और आप कह रहे हैं इट हर्ट, ठीक है, तो वुड डिस्पैच हंटर, वुड हंटर, ऐसे चार्ल्स वुड हंटर, ठीक है, इट हर्ट सर्जेंट आपने कहा, तो ऐसे थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। रेले भी कमिटी है, रेले सैड, इट हर्ट, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। चलो अभी कंफ्यूज नहीं करूंगी और प्रश्नों को डिस्कस कर लूंगी, तब आपको ट्रिक अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखो, यहां पर क्या दिया गया है। 1935 के एक्ट की बात की गई है और आपको बोला गया है कि आपको बताना है कौन कौन से प्रोविजन इसमें दिए गए थे। 1919 एक्ट, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो डायरकी थी, जो द्वैत शासन था, उसको प्रोविंस में लगाया गया था, ठीक है। और जब 1935 का एक्ट आया तो उस डायरकी को प्रोविंस से खत्म करके प्रोविंशनल ऑटोनॉमी दी गई और डायरकी को सेंटर पे लगा दिया गया, केंद्र पर लगा दिया गया। ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अब थोड़ा सा मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, तो चलो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्लास थोड़ा सा कभी कभी वीडियो को पॉज करके आप खुद प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया करिए, तो इससे ज़्यादा अच्छे से तैयारी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, 1919 में डायरकी जो थी उसको प्रोविंस में लगाया गया था और 1935 में डायरकी को प्रोविंस से हटा दिया गया था, ठीक है, वही चीज़ लिखी गई है। राज्य में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई थी और अब द्वैत शासन कहाँ पर लगा दिया गया था, सेंटर पे लगा दिया गया था, ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया था। जो प्रोविंस थे उन्हें प्रांतीय स्वशासन, प्रोविंशनल ऑटोनॉमी दी गई थी, ठीक है, और यहाँ पे अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण किया गया था, रिटेंशन किया गया था, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। अगर आपको ये 3 भी पता थे, देखो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, अगर आपको ये पता था कि 1 2 3 आपके सही हैं, तो इसमें अगर आप ढूंढते तब भी आप डी आंसर लगा के आते। अगर चौथा पॉइंट आपको नहीं भी पता था तब भी आप इस प्रश्न को सही लगा के आते, अगर आपको स्टार्टिंग के ही 3 पॉइंट पता होते तो। चलो कुछ प्रश्नों को देख ले हम, जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दूं मैं आपको।
भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी, जो रेसिडरी पावर थी 1935 एक्ट में, वो किसके हाथ में थी? तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल जो वाइसरॉय होता था उसको रेसिडरी पावर दी गई थी। अगर आज के समय में हम बात करें तो रेसिडरी पावर किसके पास है बताइए? यहाँ पर ये अवशिष्ट शक्तियों की बात हो रही है, ये किसके पास है? ये केंद्र के संसद के पास है, ठीक है, सेंटर के पास है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर संसद के पास होती है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था। जो आज हम सूची देखते हैं, आज अभी हमने देखा कि हम संघ सूची, संवर्ती सूची और केंद्र सूची की बात कर रहे हैं, हम राज्य, संघ और संवर्ती सूची की बात कर रहे हैं। तो ये हमने कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। वहां पर भी संघ सूची होती थी, राज्य सूची होती थी और संवर्ती सूची की बात की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरल कोड की बात की गई थी। याद रखिएगा, सारे पॉइंट परीक्षा में पूछे गए हैं ये। किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, आप लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, और इसमें लिखो कि जो रेसिडरी पावर थी वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को, ठीक है, जो वाइसरॉय हुआ करता था उसके पास अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि जब हम लिस्ट की बात करते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसका प्रोविजन कहां से हमने लिया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। फेडरल कोड की बात हमने किस एक्ट में कही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, याद रखिएगा। किस में बोला गया है कि जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान होना चाहिए? तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहा गया है। किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूचियां कितनी थी? तो कुल अनुच्छेद कितने थे? कितने आर्टिकल थे? 321 आर्टिकल्स थे। और कितनी अनुसूची थी, शेड्यूल थे? तो 10, ठीक है। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए अनिवार्य था। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था भारतीय राजाओं के लिए। राजाओं के लिए जो था वो ऐच्छिक था, अगर वो चाहें तो अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकते हैं और अगर चाहें तो अलग भी रह सकते हैं, ठीक है। और जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनके लिए क्या था? अनिवार्य था कि आपको अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना पड़ेगा। लेकिन आज अगर कोई स्टेट अलग रहना चाहे तो नहीं रह सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो, वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो 1935 वाले एक्ट को किसने कहा था कि एक कार में कार तो है लेकिन इसमें ब्रेक ही नहीं है? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा है? तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा है। किस वाइसरॉय ने कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935-1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड लिंथगो द्वारा। उन्हें लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हम क्या करेंगे? हम भारत पर अभी भी शासन कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न को देखो, यहां पर क्या दिया गया है, आपको मैच करना है। एक तरफ भक्ति, म्यूजिक और प्रोफेशन दिया गया है कि कौन किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे। तो ये प्रश्न तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर जब हम बात करते हैं नामदेव की, तो नामदेव जो थे वो दर्जी थे, ठीक है, ए का थर्ड। कबीर की हम बात करते हैं, कबीर जुलाहा थे, ठीक है, बी का सेकंड हो गया। रायदास की जब हम बात करते हैं तो वो मुची थे, और जब हम सेना की बात करते हैं तो ये नाई थे। तो बी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विच वुड बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इन द टर्म ऑफ एरिया? एरिया के बेसिस पे अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कौन सा आपका घटता हुआ क्रम होगा, ठीक है। तो बताइए,
सबसे पहले आपको दिया गया है सुंदरबन, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा। दूसरा देखो, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, और आखिरी में सुंदरबन, पंचमढ़ी, कंचनजंगा और गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है बी। ठीक है, घटते हुए क्रम की बात यहाँ पर की गई है। तो गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, पंचमढ़ी और कंचनजंगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल भी आपको दिए गए हैं, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। मन्नार की खाड़ी 10,500, सुंदरबन 9,630, पंचमढ़ी 4926, कंचनजंगा 2619। अगला प्रश्न देखिए, तांबा शंख लैपिस लजूली, इसको लैपिस लजूली ही करो, लाजवर्द मुझे नहीं पता इसको हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, मतलब क्या लिखते होंगे, लेकिन लापिस लजूली ही करो। ये बाहर अफगानिस्तान, सी का 4th हो जाएगा। सी का 4th तो एक ही जगह दिया गया है। तांबा की बात करते हैं तो तांबा आज भी हमें राजस्थान से मिलता है, तांबा आज भी हमें राजस्थान से मिलता है, तो ए का 2nd हो गया। ठीक है, शंख की बात करेंगे तो ये कच्छ रीजन से, स्वर्ण की बात करेंगे तो ये आपका डी का 1st दक्कन रीजन से, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है क्लास? अब यहाँ पर कुछ चीजें नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हो। जैसे हम लोथल की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, तो वहां पर हमें गोदीवाड़ा के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा की बात करते हैं, परीक्षा में पूछा गया है कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, वहां पर हमें जुते हुए खेत के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, जो परीक्षा में पूछा गया वो मैं आपको बता रही हूँ। गोदीवाड़ा की बात करते हैं तो लोथल आपको याद रखना है, जुते हुए खेत की जब हम बात करते हैं तो कालीबंगा याद रखना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपसे पूछा जाता है कि डांसिंग गर्ल जो स्टैचू है वो नर्तकी की मूर्ति यहां से देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर सुत्कांडोर की जब हम बात करते हैं तो नगर दुर्ग और किले बंद निचली बस्ती देखने को मिलती है। हड़प्पा में आरापैया, पिराक में घोड़े का जीवाश्म, ये याद रखिएगा, घोड़े का जीवाश्म कहां से मिला है, पिराक में, पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, बनावली की बात करते हैं तो पक्की मिट्टी का हल यहां देखने को मिलता है, बनावली, पक्की मिट्टी का हल, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, लोथल, गोदीवाड़ा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कुणार की बात करते हैं तो चांदी का मुकुट यहां से मिला है, और इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में चांदी की सामग्री तथा आभूषण का एक असामान्य भंडार उपलब्ध हुआ है। सुरकोंतडा की बात करते हैं तो घोड़े की हड्डियां इंदो पिराक और सुरकोंतडा से मिली है। ये याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूछा जाते हैं प्रश्न। इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं क्या, फैट। सी आपका सही उत्तर है, और ये आज की क्लास का आपका आखिरी प्रश्न था। ठीक है, क्लियर है? जिन भी प्रश्नों पे मुझे लगा कि कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता सकती हूँ, वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया क्लास। ऐसे ही हम अगले टेस्ट में कुछ और नए टॉपिक्स को रिवाइज कराएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे, ताकि किसी टॉपिक से मैक्सिमम किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, क्या संभावना है, उसका भी हमें थोड़ा सा अंदाजा लगे। अब आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। ठीक है, यहाँ पर मेंस में किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये आपको बताया जाएगा क्लास, और प्रीलिम्स में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। तो पूरा एंटायर सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी क्लास। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, और अगर आप चाहते हैं कुछ नए टॉपिक्स को इंक्लूड करना टेस्ट में तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बनी रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए। जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। तो हमेशा सकारात्मक सोचिए, जीवन में सब अच्छा होगा, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत करिए, परिश्रम करिए और सही तरीके से मेहनत करिए। जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को पहचानिए और उसको दूर करने का प्रयास करिए। यही जीवन है। तो अब लास्ट में यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोगों को के लिए प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर आपको इस साल सफलता दे और आप लोग बहुत आगे जाएं। धन्यवाद क्लास।